हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना तरंग प्रकाश की पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। तो इसमें आपका किरण प्रकाश मतलब तरंग प्रकाश की क्या अगला चैप्टर आप बोल सकते हो इसे। इस चैप्टर का नाम क्या है? विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति ना। द्वैत प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर किसका? रेडिएशन का और मैटर का। यानी बोलने के लिए अगर बोलना है तो क्या बोलोगे? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यस, रेडिएशन एंड मैटर। देखो अभी तक हम सब क्या मानते हैं, पूरा तरंग प्रकाश की पढ़े हैं ना। तरंग प्रकाश की में जो प्रकाश आपका है तरंग प्रकाश के में प्रकाश ही तो लेके चले हो, विकिरण ही तो लेके चले हो। तो जो विकिरण होता है वास्तव में जो आपका रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, यह केवल प्रकाश ही नहीं होता है। आपको पता है कि जो आपका विकिरण होता है यह बहुत सारा होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा एक्सरे का ना, फिर आपने नाम सुना होगा गामा रे का, आपका अल्ट्रावायलेट रे, अरे पराबैंगनी किरण ना, माइक्रोवेव ये से, फिर आपने विजुअल रे, विजुअल यानी दृश्य प्रकाश, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रकाश। विजुअल यानी दृश्य प्रकाश। ऐसे बहुत सारा आपका रेडिएशन होता है। तो जो रेडिएशन है, रेडिएशन में जो एक टाइप का रेडिएशन है वो आपका विजुअल रे यानी दृश्य प्रकाश। तो इसी को हम लोग सिंपल भाषा में केवल क्या बोल देते हैं? प्रकाश। लेकिन इसका मतलब रेडिएशन केवल यही नहीं है, ये सभी क्या है? ये सभी रेडिएशन है, सभी विकिरण है। तो जितने विकिरण होते हैं आप जिसमें से जिसको अक्सर पढ़ते हो प्रकाश को, तो ये आपको पता कि ये किस प्रकृति का होता है? तरंग। इसमें तो कोई संशय नहीं होना चाहिए यह किस प्रकृति का माना जाता है, क्योंकि अभी आपने तरंग प्रकाश के में यही तो पूरा पढ़ा, हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ा, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण ये सब देखा। उसमें हमने प्रकाश को क्या माना है? तरंग ही तो मान के पूरा अपना अध्ययन किया। लेकिन प्रकाश केवल तरंग प्रकृति का नहीं होता है। जो आपका विकिरण है वो केवल तरंग प्रकृति का नहीं होता है, विकिरण आपका कण प्रकृति का भी होता है। ये कैसी बात है? विकिरण कैसे कण प्रकृति हो सकता है? हो सकता है। इसी चैप्टर में यानी जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ेंगे, तो इसमें देखेंगे कि जो आपका विकिरण है यानी जो आपका प्रकाश है वो कण जैसा व्यवहार कर रहा है। और क्यों? हल्का सा बस 1 मिनट थोड़ा वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो, उससे हम बहुत डिटेल में अपना पढ़ेंगे, लेकिन बस वैसे समझ लो। जैसे मान लो ये क्या है, कोई धातु का सतह है। जब कोई प्रकाश या विकिरण आके इस पे गिरता है, फिलहाल वहां पर देखेंगे कि कोई भी कितने भी कम एनर्जी का प्रकाश आके गिर जाए ऐसा नहीं हो सकता। एक निश्चित एनर्जी रहना चाहिए, एक फिक्स कम से कम इतना एनर्जी रहना चाहिए। उससे ज्यादा एनर्जी रहेगा तभी काम बनेगा, उससे कम एनर्जी का प्रकाश आके गिरेगा तो काम नहीं होगा। लेकिन अभी केवल आप ऐसा समझो कि मान लो कोई प्रकाश किरण आके किसी धातु की सतह पे जब गिरा, तो इस धातु की सतह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस धातु की सतह से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन तो क्या है। अब देखो आप इस बात में मत कंफ्यूज होना कि हम जब बोलेंगे तरंग प्रकृति, आप ये मत समझना, आप ये मत कंफ्यूज होना कि हम तरंग प्रकृति क्यों बोल रहे हैं। तरंग प्रकृति बोलेंगे तो उसका कुछ आधार होगा, और जब बोलते हैं कण प्रकृति तो उसका भी क्या होता है? कुछ आधार होता है। किसी भी चीज को हम तरंग प्रकृति का बोलेंगे जब उसके पास तरंग दैर्घ्य आप उसका बता सको। क्या बता सको? उसका, उस तरंग की आप आवृत्ति बता सको, उस तरंग की आप तीव्रता बता सको। ये सब चीजें किस प्रकृति को रिप्रेजेंट करती है? तरंग प्रकृति को। और कण प्रकृति को कौन रिप्रेजेंट करता है? अगर किसी के पास मास हो जाए, द्रव्यमान, क्या हो जाए? मोमेंटम हो जाए, संवेग, तो ये सब किसको रिप्रेजेंट करती है? उसके कण प्रकृति को। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ मास होता है, अरे इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? 9.1 × 10⁻⁻31 kg ना। तो इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। अब बताओ, जब कोई प्रकाश किसी धातु के सतह पे आके गिरा, उससे क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब कण निकला। अब बताओ ये कैसी बात है कि प्रकाश आके गिरा और उससे कण निकला? ये तो कुछ ऐसा सीन आप समझ सकते हो कि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे सब रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यानी एक प्रकार से समझ लो कण रहा होगा। अब कण से इस कण पे से कोई प्रकाश आके गिरा और इससे कण निकल रहा है, ये कब संभव होगा? ये प्रकाश जब क्या रहा होगा?
खुद एक कण जैसा व्यवहार करा होगा। आप ऐसा समझो, कोई मेज है या कहीं है, आप बहुत सारा बॉल रखे हो, उस बॉल पे आप कोई दूसरा बॉल फेंकोगे एक बार से, तो एक दूसरा बॉल जंप करेगा कि नहीं करेगा? तो यानी बॉल जंप कब किया? बॉल कण है, आपने जब कोई कण फेंका तभी तो दूसरा कण निकला उससे। तो यानी ये जो आके गिरा, ये तरंग ना आके गिर के क्या गिरा होगा? इस पे कण आके गिरा होगा, तभी दूसरा कण उससे निकला होगा। यानी प्रकाश किस प्रकृति का रहा होगा? प्रकाश यहाँ पर कण प्रकृति को ही तो प्रदर्शित कर रहा है। यानी जो प्रकाश है, विकिरण है, वो तरंग प्रकृति के साथ साथ कण प्रकृति का भी है। यानी प्रकाश कभी कभी तरंग प्रकृति को दर्शाता है और प्रकाश कभी कभी कण प्रकृति को दर्शाता है। इसी बात को बोलते हैं विकिरण यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति, क्योंकि द्वैत मतलब दोनों प्रकृति उसके पास है। प्रकाश तरंग प्रकृति का भी है और प्रकाश कण प्रकृति की है। यानी बोलेंगे जो विकिरण या प्रकाश है, इसके पास कौन सी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर। बात समझ में आ रहा है ना? सेम इसी तरह जो आपका कण होता है, यानी जो आपका द्रव्य होता है, क्या होता है? द्रव्य यानी मैटर। द्रव्य क्या होता है? कण क्या, द्रव्य क्या होता है? मैटर। आप पढ़े हो शुरुआत में, जब द्रव्य पढ़ते हो तो ऐसी सभी चीजें जिसको आप देख सको, छू सको, स्पर्श कर सको, ये सभी क्या है? द्रव्य ही तो है। अरे द्रव्य को ही तो आप तीन भाग बांटते हो, ठोस, द्रव, गैस। ये क्या होता है? द्रव्य ही तो होता है। तो यानी जो आपका द्रव्य है वो किस प्रकृति का था? आप जितनी चीजें सब देख रहे हो, आपको सीधी सी बात ये कण जैसा ही लग रहा होगा, क्योंकि सभी के पास कुछ न कुछ मास होगा। अरे बोलो, सबके पास द्रव्यमान है कि नहीं है? तो अगर द्रव्यमान है तो ये सब कण प्रकृति का हुआ या तरंग प्रकृति का हुआ? सीधी सी बात है, कण प्रकृति का हुआ। यानी हमें इस बात में कोई संशय नहीं है कि जो आपका द्रव्य है वह किस प्रकृति का है? कण प्रकृति का है। किस प्रकृति का है? कण प्रकृति का। लेकिन जो आपका द्रव्य वो सिर्फ कण प्रकृति को ही नहीं दर्शाता है। जो आपका द्रव्य होता है यह तरंग प्रकृति को भी दर्शाता है। अब बोलोगे ये कैसे संभव है? जितने भी दुनिया में वस्तुएं हैं सब कण है, और सब कण होने का मतलब जब सब द्रव्य है वो सब कण प्रकृति को दर्शा ही रहे होंगे, लेकिन साथ साथ वो किसे दर्शाएंगे? कैसे? इसके लिए एक सुटेबल एग्जांपल डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट है ना। उन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन, आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन कण होता है, ऐसा भी इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान है तो ये कण हुआ। तो डेविसन और जर्मर ने इलेक्ट्रॉन का विवर्तन दिखा दिया। इलेक्ट्रॉन का क्या दिखा दिया? और विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सब किसकी घटना है? तरंग प्रकृति को रिप्रेजेंट करती है। यानी इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन तरंग रहा होगा तभी तो उसका विवर्तन हुआ। यानी इलेक्ट्रॉन है कण, और कण का विवर्तन यानी कण की तरंग प्रकृति। कण यानी द्रव्य, यानी इलेक्ट्रॉनिक द्रव्य ही तो कैटेगरी में रखोगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर द्रव्य है तो द्रव्य होने का, द्रव्य का विवर्तन होने का मतलब द्रव्य की तरंग प्रकृति को यह दर्शा रहा है। यानी जो द्रव्य होता है वो कभी कभी किसको दर्शाता है? दूसरा एग्जाम्पल, आप कभी कभी क्या किए, एक डंडा, कोई एक स्टिक लो, उस डंडे को आप बहुत ऐसे ऐसे करके घुमाओ तो सन सन करके आवाज निकलता है कि नहीं उससे? अरे आप किसी डंडे को अगर बहुत तेज से घुमाओ तो उसमें से आवाज आपको साउंड सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है? तो यानी जो कण था, जो तरंग था, इससे क्या निकला? सॉरी, ये जो आपका डंडा था ये पदार्थ है, द्रव्य है, इससे क्या निकला? साउंड, ध्वनि। तभी तो आपको सुनाई दिया। तो ध्वनि किस प्रकृति का होता है? ध्वनि तरंग है कि कण प्रकृति? सीधी सी बात है, ध्वनि आपका तरंग प्रकृति को दर्शाता है। यानी ये जो मैटर है, ये जो वस्तु है, ये ध्वनि निकाल रहा है, ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। ध्वनि उत्पन्न करने का मतलब तरंग प्रकृति को ही तो दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? इसके लिए आपको, अगर ये आपका जो स्टिक है अगर वो रुका हुआ है तो उससे साउंड निकलेगा, उसको स्पीड देना पड़ेगा। यानी जो आपका मैटर है, जो आपका द्रव्य है, वह तरंग प्रकृति को तभी दर्शाएगा जब उसको आप कुछ न कुछ क्या दो? वेलोसिटी दो, उसका कुछ न कुछ क्या हो? वेग हो। हम सब भी जो हम सब मैटर है, अरे हम सबको किस कैटेगरी में आप रखोगे? द्रव्य के कैटेगरी में रखोगे। तो हम सब भी तरंग जैसा व्यवहार कर सकते हैं, बस उसके लिए हमको एक सफिशिएंट वेलोसिटी देना पड़ेगा, पर्याप्त वेग देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति करता है। तो आप जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो आपको क्या वहां पर क्या है कि अभी हम लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार गति करता है। तो वहां पर बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तरंग फलन के रूप में चलता है, वेव फंक्शन के रूप में चलता है। यानी जो आपका कण है, जो आपका द्रव्य है, वो किस तरह व्यवहार करता है? तरंग प्रकृति को भी दर्शाता है। बात समझ आ रहा है ना? इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो द्रव्य है उसके पास भी क्या होती है? दोनों प्रकृति होती है। अरे कण प्रकृति तो है ही,
साथ में तरंग प्रकृति को भी दर्शा रहा है, यानी द्रव्य की भी क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है। द्रव्य की कौन सी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति। द्वैत यानी दोनों प्रकृति ना, द्वैत का मतलब यहाँ पर सिर्फ दोनों प्रकृति से, यानी जो विकिरण है ये भी तरंग और कण जैसा व्यवहार करता है, और जो द्रव्य है ये भी तरंग और कण जैसा व्यवहार करता है। यानी विकिरण तथा द्रव्य दोनों की कौन सी प्रकृति हो गई, द्वैत प्रकृति। इसीलिए इस चैप्टर का आपका नाम क्या है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। समझ में आ रहा है ये बात ना। अच्छा, वास्तव में देखो ध्यान से, अगर आप देखो फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग अभी आगे आपका दी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ोगे, दी ब्रॉगली संकल्पना, क्लास 11th में आप पढ़े भी हो, नाम सुने हो दी ब्रॉगली का ना, केमिस्ट्री का आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम ना, या हाँ यही तो था, परमाणु की संरचना। तो उस चैप्टर में आपने दी ब्रॉगली ये सब पढ़ा होगा। तो दी ब्रॉगली ने क्या किया, कोई भी चीज जो मैटर है, कोई भी चीज जो द्रव्य है, कण है, कोई भी चीज जो तरंग है या कण है, क्योंकि सभी चीज के पास दो प्रकृति होती है, एक उसकी कण प्रकृति होती है, एक उसकी तो तरंग प्रकृति, द्रव्य नहीं, तरंग प्रकृति, कण प्रकृति, तरंग प्रकृति। कौन कौन सी प्रकृति, कण नेचर और तरंग प्रकृति, कण प्रकृति, तरंग प्रकृति। तो कोई भी चीज का जो कण प्रकृति है और तरंग प्रकृति है, उन दोनों के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश किया है, उन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित किया, किसने, दी ब्रॉगली ने। तो हम लोग वहां तक पढ़ेंगे। पहले हम सब समझते हैं कि पूरा हमारा फोकस क्या रहेगा, पहले तरंग की कण प्रकृति को पढ़ना। क्या हम प्रयास करेंगे पहले पढ़ने का, जो आपका तरंग है वो तरंग तो तरंग प्रकृति का, यानी जो प्रकाश है वो तरंग प्रकृति का जैसा व्यवहार कर रहा है, तो आप पीछे पढ़ ही चुके हो पूरा। अभिवर्तन व्यतिकरण ध्रुवण में आपने यही देखा है ना, जो आपका प्रकाश है वो तरंग प्रकृति को शो करता है। अब हम देखेंगे तरंग आपका कण प्रकृति को, सॉरी ये आपका जो विकिरण है यानी जो प्रकाश है ये किस प्रकृति का है, कण प्रकृति का है। तो उससे पहले देखो आपको ख्याल होगा कि जब आपने हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ा है तो लगभग कितना सन 1675 ईस्वी के आसपास वहां पर न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत आया था। बोलो, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत आया था लगभग उसी सन के आसपास, यानी 74 में वो थे, 75 में हाइगेंस से आए थे। उन्होंने अपने तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और जो कि उस तरंग सिद्धांत के आधार पर उन्होंने प्रकाश के बहुत सारे गुणों का व्याख्या भी किया। तो सब मानने लगे कि प्रकाश क्या है, तरंग प्रक्रिया। यानी 1675 में सबसे पहले न्यूटन ने क्या बात किया था, प्रकाश के कण प्रकृति का बात किया था। फिर उसके बाद लगभग ये 74 में बोले थे, और 1675 के ईस्वी में कौन आया था, हाइगेंस। हाइगेंस ने प्रकाश को क्या माना, तरंग माना। हाइगेंस ने प्रकाश को क्या माना, और इस बात का प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट देके जस्टिफिकेशन कौन किया, यंग का द्विस्लिट रेखा छिद्र प्रयोग पढ़े व्यतिकरण के लिए, लगभग कितना सन 1801 ईस्वी में। अरे YDSC जो आपने पढ़ा है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये किस सन में, 1801 में तो आया था। और इन्होंने भी प्रकाश को क्या माना, तरंग माना। लेकिन लगभग 1905 ईस्वी के आसपास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव फिर से प्रकाश के किस प्रकृति को दर्शाता है, कण प्रकृति को दर्शाता है। यानी बात जहां से स्टार्ट हुआ था आके फिर वहीं पे क्या हुआ, लेकिन फिर इसके बाद आगे फिर चला बात है, तो वहां पर दोनों बात को फिर लिया गया, दोनों को कंबाइन किया गया, दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित किया गया। यह माना गया कि जो आपका प्रकाश है, विकिरण है, वो दोनों प्रकृति का है। जरूरत पड़ने पे कण प्रकृति को दर्शाता है, और जहां जरूरत पड़ता है वहां पर तरंग प्रकृति को दर्शाता है, यानी ये दोनों प्रकृति का है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। सुनो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव सब लिखने से पहले थोड़ा सा समझो। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे जो भी कोई आपका एक मेटल है, पहली बात, हर मेटल मतलब धातु, जितने भी धातुएं हैं सब प्रकाश वैद्युत प्रभाव को दर्शाए, ये जरूरी नहीं है। बात समझो, जितने भी देखो, जैसे कुछ इसको कहते हैं कि वह जो पदार्थ है, वो आपका जो धातु है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। जैसे अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे भी मौसम बदला तो क्या दुनिया के सभी आदमी को सर्दी बुखार हो जाएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। जो थोड़ा ज्यादा संवेदनशील होगा उसको हो जाएगा। तो ऐसे ही मैटर में भाई है, सभी जितने भी धातु हैं सब इस प्रकृति को दर्शाएंगे नहीं, यानी सब फोटो, आप सब पे प्रकाश डालो और आप सोचो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ आ रहा है ना। तो वही पदार्थ जो सेंसिटिव है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके, उसी से आप ये घटना देख सकते हो। तो मान लो कि यह कोई धातु का क्या है, सतह है। आप सभी को मालूम है, आपने
पूरा वैद्युत चैप्टर पढ़ा है। अरे वैद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है? हर पदार्थ के अंदर, धातु के अंदर कुछ न कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या धातु से निकल के बाहर चले जाते हैं, उसी पृष्ठ में रहते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये कोई धातु है या धातु का सतह है, इसमें क्योंकि धातुएं जो होती है परमाणुओं से, परमाणु के अंदर नाभिक, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ये सब तो आप जानते हो। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से स्वतंत्र हो जाता है उसी को आप क्या बोलते हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसे आप क्या बोलते हो? तो क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक से फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि पदार्थ को छोड़ के बाहर चला जाता है। वो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं की सतह पे क्या रहती है? एकत्रित रहती हैं। धातुओं की सतह पे क्या रहती हैं? एकत्रित रहती हैं। अब जब बोलोगे कि अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो यह निकल जाएगा, यस, आप ऐसा हो सकता था यह इलेक्ट्रॉन निकल जाए, लेकिन ध्यान समझना, जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन निकलेगा यह पदार्थ धनावेशित हो जाएगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, आप उसे Na+ ही तो लिखते हो। तो यहां पर जिस पदार्थ का परमाणु रहा होगा, जो भी परमाणु था, अगर उस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो यह परमाणु कैसा हो जाएगा? धनावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब धनावेश, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना यानी ऋणावेश। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा? धनावेशित। तो अब बताओ, यह धनावेशित है और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वह क्या है? और निकल के बाहर जाना चाहता है, लेकिन अगर ये धनावेशित है तो तुरंत प्लस वाला आवेश माइनस को आकर्षित करेगा, यानी फिर से इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? आकर्षित। और आकर्षित करने का मतलब फिर से वह उसी परमाणु के साथ बना रहेगा, यानी उसी धातु की सतह पे वो एकत्रित रहेगा। पदार्थ को छोड़ के, धातु की सतह को छोड़ के बाहर वो नहीं जाएगा। लेकिन ये फ्री है। फ्री होने का मतलब, जैसे मान लो यह परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, नाभिक पे पूरा धनावेश एकत्रित रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप इलेक्ट्रॉन समझ लो, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाह्यतम कोश में होते हैं, नाभिक पे उसका प्रभाव क्या होता है? बहुत कम होता है। अरे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के ज्यादा नजदीक रहेंगे उस पर नाभिक का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से थोड़ा दूर है उस पर नाभिक का प्रभाव और कम हुआ। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कोश में, उस पर नाभिक का प्रभाव सबसे कम होगा। तो क्या हो जाता है? हल्का सा इधर उधर एनर्जी पाके वो नाभिक से, यानी इस परमाणु से क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब नाभिक से फ्री हुआ है। किससे फ्री हुआ है? नाभिक से फ्री होने का मतलब ये नहीं कि वो बाहर चला जाएगा, वो उसी धातु के सतह, जैसे मान लो ये आपका धातु है, तो अगर इसके अंदर जितने भी परमाणु रहेंगे उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है। इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद इसी धातु के सतह पे अपना पूरा क्या रहेगा? एकत्रित रहेगा। और इलेक्ट्रॉन को केवल नाभिक ही थोड़ा ना आकर्षित करता है। अब क्योंकि एक परमाणु यहाँ पर, एक परमाणु यहाँ पर होगा, एक परमाणु यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे परमाणु होंगे कि नहीं होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, अब इधर भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन भी आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं फोर्स लगा रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करके वहीं पर भी इसे रख सकते हैं। ये फ्री किससे हुआ है? नाभिक से, न कि पदार्थ से ही फ्री हो गया है। पदार्थ से नहीं फ्री हुआ है, केवल इसके अंदर जो परमाणु था, उस परमाणु का जो नाभिक था, उस नाभिक से फ्री हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना? तो यानी यहां पर क्या है? इस प्लस यानी धनायन और जो ये इलेक्ट्रॉन है यानी ऋणायन, इसके बीच में एक बॉन्ड बना होगा, इसके बीच में एक बल लग रहा होगा, तभी तो यह धनायन उस ऋणायन को यानी उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा है और परमाणु से फ्री नहीं होने दिया। क्या ये बात सिनेरियो समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। लेकिन अब ध्यान से देखो, जब कोई ये धातु का सतह था, इस धातु के सतह पे क्या है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यहां पर जो धनायन है ये इसे लगभग अपनी तरफ क्या किए? खींच के रखे। लेकिन अब बाहर से आप इतना एनर्जी दे दो, ये जितने एनर्जी से बंधा हुआ है, अगर उतने के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी दे दो तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है? और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर एकदम से फ्री हुआ तब तो अब ये धातु के बाहर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? बात समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लो, समझ लो, अगर इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अरे इनके बीच एक बंध है, बंद होने का मतलब बॉन्ड क्या होता है? फोर्स। बॉन्ड एक प्रकार का फोर्स ही तो है। मान लो इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कम से कम 5 जूल का एनर्जी चाहिए। हम एक एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितने जूल का एनर्जी चाहिए? 5 जूल का। तो अगर आपने इसको 2 जूल वाला एनर्जी दिया तो क्या ये निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन? नहीं निकल पाएगा। 3 जूल का दोगे निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। 4 जूल का एनर्जी दोगे तो निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। 5 जूल का एनर्जी दिए तो अब बॉन्ड ब्रेक, अब जैसे भी थोड़ा सा हल्का एनर्जी और दोगे तुरंत क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यानी कम से कम कुछ आपको एक फिक्स है, कम से कम आपको इतनी ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। हर धातु के लिए यह ऊर्जा अलग अलग होता है।
बात समझ में आ रहा है ना? आपको कम से कम 5 जूल का एनर्जी देना पड़ेगा तभी ये निकलेगा। अब आप ये मत याद रख लेना कि सभी धातुओं को आप 5 जूल एनर्जी दोगे तभी वो निकले। हमने केवल एक एग्जांपल लिया समझाने के लिए। जैसे एक धातु के लिए 5 जूल है, हो सकता है दूसरी धातु के लिए 6 जूल का एनर्जी हो, तीसरे धातु के लिए 7 जूल का एनर्जी हो, यानी हर धातुओं के लिए अलग अलग कुछ फिक्स होगा कि कम से कम आप इतना एनर्जी दोगे, न्यूनतम कम से कम यानी न्यूनतम आप इतना एनर्जी दोगे तभी इसका बांड टूटेगा और ये निकलेगा। और इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे आगे चल के? कार्य फलन। क्या बोलेंगे? कार्य फलन। यानी जब किसी धातु के सतह पे एक न्यूनतम ऊर्जा की कोई प्रकाश आके गिरेगा या आप कम से कम उसे इतना ऊर्जा दोगे, एक न्यूनतम उतना ऊर्जा दोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का 3 तरीका है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का 3 तरीका है। पहला तरीका क्या है? जैसे मान लो यह कोई आपका एक पात्र है, इस पात्र में कोई एक पदार्थ है, आप इस पदार्थ को क्या करो? हीट कर दो। हीट करोगे तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा। एनर्जी का ट्रांसफर होगा, जब उतना एनर्जी पा जाएगा कि ये बांड टूट जाए तो उतना फिर वो क्या हो जाएगा? उतना एनर्जी लेके वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यानी आप उसे हीट करके भी उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। दूसरी चीज कैसे निकाल सकते हो? मान लो कि यह कोई आपका क्या है? पदार्थ है। इस पदार्थ में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। आप क्या करो? इसको एक वैद्युत क्षेत्र में रख दो। वैद्युत क्षेत्र में रखने का मतलब यहां पर आप प्लस कर दो और इस प्लेट पे आप माइनस चार्ज दे दो। तो इलेक्ट्रॉन ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है, बस यहां पर क्या है? जो ढलान होगा उससे पकड़ के रखा होगा। लेकिन जैसे आप वैद्युत क्षेत्र इनके बीच में स्थापित करोगे, ये प्लस वाला इस माइनस को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा, तो भी ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आप हीट देके यानी गर्म करके भी, तापायनिक ऊर्जा देके भी उसे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। आप उस पदार्थ के बीच वैद्युत क्षेत्र स्थापित करके भी उस इलेक्ट्रॉन को धातु के बाहर से, धातु के सतह से निकाल सकते हो। जो तीसरा हमें पढ़ना है, प्रकाश देके। क्या देके? प्रकाश देके। आप उस धातु के सतह के ऊपर एक मिनिमम एनर्जी का प्रकाश डालो। एक मिनिमम एनर्जी का क्या डालो? प्रकाश डालो। तो जब एक मिनिमम एनर्जी का प्रकाश पड़ेगा तो भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? धातु की सतह से बाहर निकल जाएगा। तो हमको यही पढ़ना है, ये दोनों तो बस ऐसे समझने के लिए, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है। और इसी को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब देखो, जब कोई प्रकाश, लेकिन भाई शर्त है, उस प्रकाश की ऊर्जा कम से कम जितना चाहिए निकलने के लिए उतना होना चाहिए। अगर उससे कम ऊर्जा वाला प्रकाश आके गिरेगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी जब एक न्यूनतम ऊर्जा का सफिशिएंट, पर्याप्त, जब एक पर्याप्त ऊर्जा वाला कोई प्रकाश, कोई विकिरण किसी धातु के सतह पे आके आपतित होता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निकलने स्टार्ट कर जाते हैं। तो ये जो घटना है, प्रकाश के गिरने से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत। क्योंकि प्रकाश की वजह से, विकिरण की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन यानी एक प्रकार का वैद्युत। अरे इलेक्ट्रॉन यानी वैद्युत से रिलेट कर सकते हो? नहीं रिलेट कर सकते हो। तो जो प्रकाश की वजह से वैद्युत आपको मिल रहा है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो जब एक पर्याप्त ऊर्जा वाला, एक न्यूनतम ऊर्जा वाला कोई प्रकाश या विकिरण किसी धातु की सतह पे आपतित होता है तो उस धातु की सतह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट कर देते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और मान लो अगर परिपथ पूरा है, जैसे आपने अभी आपको एक हर्ट्ज लेनार्ड का प्रयोग पढ़ना है, तो वहां पर एक सेटअप आप देखोगे कि इस तरीके से क्या होगा। मान लो ये आपका एक ट्यूब है ना, ये आपका एक नली है। यहां पर हम यहां पर ऐसे कुछ एक खिड़की लगा देंगे और यहां पर एक प्लेट रखेंगे। इसे बोलेंगे कैथोड, इसे बोलेंगे केवल सिंपल प्लेट। अब नहीं, इसे यूनिट मत बोलो। चलो अभी बोलने के लिए आप बोल सकते हो, लेकिन जब हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रयोग पढ़ेंगे तो हम इसको एनोड नहीं बोलेंगे। वहां पर हम इसके सापेक्ष इसे धनावेशित भी कर सकते हैं, इसके सापेक्ष इसे ऋणावेशित भी करेंगे। फिलहाल जब प्रयोग देखेंगे बात समझना, अभी आप जो समझ लो। तो जब सामने से यहां से आके इस पे प्रकाश गिरेगा तो यहां से क्या होगा? इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएगा। बोलो। और आप ऐसा सेटअप कर दो कि यह इलेक्ट्रॉन चलते चलते यहां तक पहुंच जाए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो इसे हम एक परिपथ से जोड़े रखेंगे। क्या फिर ये इलेक्ट्रॉन, परिपथ पूरा है तो चलना स्टार्ट कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या है? आवेश। और इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है, तो जब आवेश गति करता है तो आपको क्या मिलता है? वैद्युत धारा। जब आवेश गति करता है तो आपको क्या मिलता है? यानी अब तो वैद्युत मिला। बात समझो। तो जब इलेक्ट्रॉन, जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पे आके गिरा तो उस धातु की सतह से क्या उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन।
जब किसी धातु की सतह पे एक निश्चित ऊर्जा वाला कोई विकिरण आके आपतित होता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन। और अगर परिपथ पूरा है, परिपथ कंप्लीट है, परिपथ बंद है, तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलने के साथ साथ वैद्युत धारा मिलेगा। उस धारा को कहते हैं फोटो करंट। क्या कहते हैं? फोटो करंट, यानी प्रकाश धारा। तो क्या ये घटना समझ में आ रहा है ना? प्रकाश वैद्युत प्रभाव समझ में आया? क्या होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव? जब किसी धातु की सतह पे एक पर्याप्त सफिशिएंट या न्यूनतम ऊर्जा वाला कोई प्रकाश आके या विकिरण आके आपतित होता है तो उस धातु की सतह से क्या उत्सर्जित होता है? इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो, यहां पर भी आपने यही देखा, यहां पर भी तो आपने यही देखा ना। तो जब एक न्यूनतम ऊर्जा वाला कोई विकिरण आके किसी धातु की सतह पे गिरता है, आपतित होता है, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट कर जाता है। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यहां पर अगर आपको परिपथ पूरा है तो धारा मिलेगा, तो जो धारा मिलता है उस धारा को प्रकाश धारा कहते हैं। कोई दिक्कत? अब यहां पर हमको इस प्रकाश के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। जो प्रकाश आके इस पे आपतित हो रहा है, ये जो प्रकाश आके इस पे आपतित हो रहा है, इस प्रकाश बोल सकते हैं, ऐसे विकिरण बोल सकते हो। थोड़ा सा प्रकाश और विकिरण के बारे में आप पहले समझने का प्रयास करना। देखो, जो प्रकाश होगा उसे हम लोग अभी फोटान बोलेंगे ना। प्रकाश को क्या बोलेंगे? फोटान। वास्तव में क्या माना गया इसके बारे में लोग थोड़ा सा पहले लिख लेंगे, फिर बाद में डिटेल में फोटान के बारे में लोग लिखेंगे जब वहां पर पहुंचेंगे। माना क्या गया कि जैसे ये मान लो आपका प्रकाश है, तो प्रकाश क्या है? बंडलों के रूप में, ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है। गुच्छा, समझते हो ना? गुच्छा के रूप में, यानी पैकेट। ऐसे समझ सकते हो कि जो प्रकाश है वह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना हुआ प्रकाश। इसी प्रकाश को हम क्या बोलेंगे? फोटान। क्या बोलेंगे? फोटान। फोटान मतलब, देखो, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, और जब आन जुड़ा यानी एक प्रकार के कण से समझ लो, यानी पार्टिकल को समझ लो। तो जो प्रकाश होता है वो प्रकाश का जो कण है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटान ना। प्रकाश जिस कण से मिलकर बना हुआ है, प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ है ना, तो उस प्रकाश को, उस कण को हम क्या कहते हैं? फोटान। तो जो प्रकाश है वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों से, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होता है। यानी प्रकाश छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर बना होता है। हर पैकेट का क्या होता है? कुछ न कुछ एनर्जी होता है। और इसके जो एक पैकेट का एनर्जी होता है वो क्या होता है? Hc/λ। याद रखना इस बात को। E बराबर क्या होता है? Hc/λ। या इसी को हम लिख सकते हैं h𝛎। h𝛎। H क्या है? प्लांक नियतांक। H क्या है? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक। इसका वैल्यू क्या होता है? पढ़े हो ना क्लास 6.66 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। यहां पर हमने जो H लिखा है, यहां पर जो H है, H क्या है? प्लांक। C तो सब परिचित हो गए। प्रकाश की चाल कहां पर? निर्वात हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो यानी जब कोई प्रकाश है तो प्रकाश का कुछ न कुछ तरंग दैर्ध्य होगा। भाई प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होगा। तो अगर प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो प्रकाश का जो ऊर्जा होगा, और प्रकाश में किसकी ऊर्जा? उसके फोटानों की ऊर्जा। अरे प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे गुच्छों से मिलकर बना हुआ है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना हुआ है। इन्हीं पैकेटों को हम क्या बोलते हैं? फोटान। और हर फोटान की, जितने भी फोटान है, सभी फोटान की ऊर्जा क्या होती है? बराबर होती है। सभी फोटान की ऊर्जा क्या होती है? जो प्रकाश है वो किससे मिलकर बना हुआ है? फोटानों से। फोटान क्या है? ऊर्जा का बंडल, ऊर्जा का गुच्छा, ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट। अब पैकेट मतलब ऐसा मत आप समझने के लिए समझ सकते हो पानी का पैकेट, लेकिन वैसे मतलब पानी का पैकेट मत ऐसा समझ लेना। तो पानी का पैकेट होता है ना, पैकेट का मतलब क्या? उसमें पानी आपने कलेक्ट करके रखा है। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है? सभी जो आपका प्रकाश होता है ऊर्जा के एक बंडल के रूप में रहता है, जिसमें से हर बंडल, हर गुच्छा, हर पैकेट का जो ऊर्जा होता है वह कितना होता है? Hc/λ। जहां लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है? किसका तरंग दैर्ध्य?
प्रकाश का, उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। अगर आपको प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पता है तो क्या प्रकाश की ऊर्जा बता सकते हो? प्रकाश की ऊर्जा यानी उस बंडलों की ऊर्जा, उस पैकेटों की ऊर्जा, उसके फोटान की ऊर्जा। बात समझ में आया ना? तो अगर लैम्डा तरंग दैर्घ्य पता है तो आप उस प्रकाश की ऊर्जा बता सकते हो। या म्यू पता है, म्यू क्या है? उसकी आवृत्ति। म्यू क्या है उसकी? अरे तरंग दैर्घ्य पता है तो ऐसे आवृत्ति भी तो पता होगी, तो वो इसकी क्या है? आवृत्ति। तो अगर आवृत्ति आपको पता है तो आप ये भी बता सकते हो क्या? उसकी ऊर्जा। तो हर प्रकाश के जो प्रकाश आपका किससे मिलकर बना होता है? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है, जिसमें से हर बंडल को, हर गुच्छे को आप क्या बोलते हो? फोटान। और प्रत्येक फोटान का जो ऊर्जा होता है वो कितना होता है? hc/लैम्डा या h म्यू, जहां लैम्डा क्या है? उसका तरंग दैर्घ्य। लैम्डा क्या है? उसका तरंग दैर्घ्य। म्यू क्या है? उसकी आवृत्ति। लैम्डा क्या है? लैम्डा तो पहचान ही रहोगे, म्यू भी आप पहचान रहोगे। आपके लिए अगर जो 11th में नहीं पढ़े उसके लिए एच नया होगा। एच क्या है? प्लांक नियतांक। एच क्या है यहाँ पर? प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। मात्रक भी याद रख लो। और ये क्या है? प्रकाश की चाल। इससे तो आप समझ ही रहे होगे। अब देखो ये जो आपका फोटान है, ये जो आपका फोटान है, इसका कोई मास नहीं है, इसके पास कोई मास नहीं है, इसका कोई भी द्रव्यमान नहीं है, यानी ये द्रव्यमान ही है। लेकिन कब? जब ये रेस्ट में हो। देखो हर चीज का दो मास होता है, एक रेस्ट मास होता है यानी एक विराम द्रव्यमान होता है, और एक गतिक द्रव्यमान होता है। यानी जब कोई चीज रुका हुआ है तो उसका कुछ मास होगा, उसका द्रव्यमान कुछ होगा, लेकिन जब वो गति में आएगा तो उसका द्रव्यमान कुछ होगा। तो जो रेस्ट मास है, यानी जब वो रुका हुआ है उस समय जो उसका द्रव्यमान है उसे बोलते हैं उसका रेस्ट मास, और जब वो मोशन में आता है तो उस समय जो उसका द्रव्यमान होता है उसे क्या बोलते हैं? गतिक द्रव्यमान। तो जो प्रकाश है इसका कोई द्रव्यमान, इसका जो रेस्ट मास है, इसका जो विराम द्रव्यमान है वो कितना होता है? 0। और जब इसके पास द्रव्यमान है तो इसके पास फिर आवेश भी नहीं होगा। अरे अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान नहीं है तो उस वस्तु के पास आवेश भी नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? और जिस वस्तु के पास द्रव्यमान है उस वस्तु के पास ये भी जरूरी नहीं है आवेश। आपको पहले चैप्टर बताए वो उदासीन भी हो सकता है। जितना प्लस आवेश होगा उतना ही माइनस आवेश होगा, और प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी उदासीन हो जाएगा। तो यानी जिसके पास मास है, द्रव्यमान है, क्या उसके पास आवेश हो ये जरूरी हो? वो आवेशित हो ये जरूरी नहीं है, वो उदासीन भी हो सकता है। लेकिन जिसके पास मास ही नहीं है तो वहां पर आवेश होने का सवाल ही नहीं है। तो जो फोटान है इसका रेस्ट मास कितना होता है, यानी विराम द्रव्यमान 0, तो इसका आवेश कितना हो गया? 0। यानी जब ये मोशन पाएगा तभी इसके पास द्रव्यमान आएगा, लेकिन आवेश फिर भी नहीं आ पाता इसके पास। फोटान आपका प्रकाश गति जब कर रहा होगा, यानी जब फोटान आपका गतिमान होगा उस समय इसके पास कुछ मास आ जाता है, और इसके पास उस समय एनर्जी भी होता है, और उस समय उसके पास संवेग भी होता है। जब फोटान गति करता है तो उसके पास द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग तीनों होता है। लेकिन जब वो रुका हुआ रेस्ट रहता है तो उसके पास मास नहीं होता है। मास न होने का मतलब आवेश भी नहीं होता है। आवेश न होने का मतलब जब मास नहीं होगा तो फिर मोमेंटम भी नहीं होगा, क्योंकि संवेग होता क्या है? P = mv फार्मूला पढ़े नहीं पढ़े हो? तो जब मास ही 0 हो गया तो उसका संवेग क्या आ जाएगा? 0। बात समझ आ रहा है ना? तो यानी आप यहां से क्या सीखे? आप इतना जरूर केवल सीख लो कि फोटान के पास क्या होता है? ऊर्जा। और इस ऊर्जा को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? hc/लैम्डा या h म्यू से। बात समझ आ रहा है ना? अब आप हेडिंग डालिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या है प्रकाश वैद्युत प्रभाव? आपने अभी यही देखा कि जब मान लो ये क्या है? आपका कोई धातु का सतह है। ये क्या है? धातु का सतह। इस धातु के सतह पे जब कोई फोटान आके क्या होता है? आपतित होता है, तो इस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? उत्सर्जन। इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपने देखा है कि ये जो ऊर्जा आके गिर रही है इसकी एक न्यूनतम कम से कम इतना ऊर्जा होना चाहिए। अगर उससे कम, यानी एक निश्चित ऊर्जा होती है, अगर उस ऊर्जा से कम ऊर्जा वाला फोटान आके गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। तो आप डिफिनीशन में क्या लिखोगे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या है? फोटान का आके गिरना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। लेकिन जो फोटान है इस फोटान की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा से कम नहीं होनी चाहिए, उस निश्चित ऊर्जा के बराबर हो या उस निश्चित ऊर्जा से ज्यादा हो। यानी जब एक निश्चित ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा का कोई फोटान किसी धातु के सतह पे आपतित होता है तो उस धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत
प्रभाव कहते हैं। लिखो, जब एक निश्चित ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा वाला फोटान किसी धातु के सतह पर, और ये धातु कल आपको बोले थे, आप कोई भी धातु ले लो, ये जरूरी हर धातु से इलेक्ट्रॉन निकलता है नहीं। वह धातु इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होना चाहिए? सुग्राही होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए संवेदनशील होने का मतलब वो प्रकाश, ऐसे बोलते हैं कि प्रकाश सुग्राही। वो जो आपका धातु है क्या होना चाहिए? प्रकाश सुग्राही। तो हो सकता है कि अगर आपके पास थोड़ा यहां से अगर, या यहीं पर आप ऐसे नीचे करके लिख लेना, किसी धातु, कोष्टक में लिखना प्रकाश सुग्राही धातु, प्रकाश सुग्राही धातु। और अगर नहीं लिखे हो, मतलब आप अगर लिख चुके हो तो ऐसे हंस पद का चिन्ह लगा के ऐसे नीचे आप लिख लो। और अगर आप नहीं लिखे हो तो आप पूरा उसी के आगे कंटिन्यू करो। जब एक निश्चित ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा वाला फोटान किसी धातु, कोष्टक में प्रकाश सुग्राही धातु पर आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश किरण की इस घटना को या सीधा आप लिखो, इसी प्रभाव को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसी प्रभाव, कोष्ठक में घटना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते, ठीक है। क्यों इसका नाम प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, आपको समझ में आ रहा होगा ना। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को हम वैद्युत से रिलेट कर सकते हैं। तो प्रकाश गिरने से, प्रकाश के आने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, यानी वैद्युत का उत्सर्जन हो रहा है। तो प्रकाश के आने से ये जो वैद्युत निकल रहा है, ये जो प्रभाव है, इसीलिए इसे क्या बोलना है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और आपको अभी बताए थे कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, सही है, ये तो मुक्त ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन निकला, उस निकलते हुए इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि प्रकाश की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मिला है। और अगर आपका परिपथ बंद है तो आपको वैद्युत धारा मिलेगा, और उस धारा को क्या बोलेंगे? प्रकाश धारा। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और जो वैद्युत धारा मिलेगा प्रकाश धारा। तो आप पैरा चेंज करके लिखना, इस क्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा धारा को प्रकाश धारा कहते हैं। प्रकाश धारा कहते हैं, ठीक है। आप ये फिगर बना लो, ये आपका क्या है? प्रकाश सुग्राही धातु। एक चीज आप और करेक्ट कर लेना, यहां पर जो हम लोग धातु बोल रहे हैं वो धातु का सतह बोलना चाहिए ना। प्रकाश किस पे आके गिरता है? उसके ऊपरी लेयर पे, उसके सतह पे। तो जहां आपने धातु लिखा है प्रकाश सुग्राही धातु, उसी का आगे एक चीज और लिख लेना, धातु की सतह, बस,
ठीक है, ये प्रकाश सुग्राही धातु की सतह हुआ। ये आपका क्या है, फोटान ना, बोलने के लिए आप इसे प्रकाश भी बोल सकते हो। अब इस फोटान के गिरने से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है ना। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, या आप इस यहां पर ऐसे बना लेना, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। बनाओ, ये फिगर बनाओ, फिर हम इसके आगे बढ़े। तो आप ये लिख चुके होंगे और आप ये फिगर भी बना चुके होंगे। अब हमको क्या देखना है, इस फोटान की देहली ऊर्जा, या हम इसे क्या बोलते हैं, कार्य फलन। क्योंकि आपको पता है कि ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा से कम नहीं होना चाहिए। अगर इस फोटान की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा से कम हुई तो फिर आपका इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, फिर बांड ही नहीं ब्रेक हो पाएगा। तो इस फोटान की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, एक निश्चित ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा। उसी निश्चित ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा या कार्यफलन। तो आप हेडिंग डालो, देहली ऊर्जा या कार्यफलन। देहली ऊर्जा या कार्यफलन। थ्रेशोल्ड एनर्जी और कार्यफलन को कहते हैं वर्क फंक्शन। तो क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से, अब हम हर जगह केवल अब धातु की सतह बोलेंगे, धातु जहां बोलेंगे उसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि वो प्रकाश सुग्राही धातु है, ठीक है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाता है, कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। इसे कभी कभी आप फाई से प्रदर्शित करोगे और कभी कभी हम लोग W से ही प्रदर्शित करते हैं ना, तो आप दोनों लिख लेना, इसे W या, अब W बट ये देखो फाई बटे W मत इसे समझना, आप ऐसे कोष्टक में लिख लो, इसे फाई या ऐसे करके लो, इसे फाई या W से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसके पहले आपने देखा कि जो कोई फोटान होता है उस फोटान की ऊर्जा को हम किससे दर्शाते हैं, E इक्वल टू एच न्यू, ये होता है ना। तो अब ध्यान से देखना, हम इस ऊर्जा, क्योंकि ये जो फोटान है इसकी ऊर्जा मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम कुछ न कुछ होनी चाहिए, उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्यफलन। तो है क्या, ये जो कार्यफलन या देहली ऊर्जा है या किसकी ऊर्जा है, इसी फोटान की तो ऊर्जा लिखी हो। अरे फोटान की वह न्यूनतम ऊर्जा, ये हमने यहाँ पर जो लिखा है वह न्यूनतम ऊर्जा, तो ऊर्जा किसके पास होगा, इसी फोटान के पास ऊर्जा होगा। तो फोटान की ऊर्जा को आप ई से दर्शाते हो, E इक्वल टू एच म्यू, और आज हम इसी ऊर्जा को फाई या W से दर्शा रहे हैं। यानी फाई या W ये भी क्या है, ऊर्जा ही है, ये भी क्या है, किसका ऊर्जा है, फोटान की। बस फोटान की ऊर्जा को जो आप E से दर्शाते हो, यहाँ पर E से दर्शा के हम फाई और W से। यहाँ पर E क्या है, जनरल ऊर्जा को बात करता है, किसकी बात करता है, जनरल ऊर्जा की बात करता है। अब इसकी ऊर्जा 10, 15, 20, 50 कुछ भी जूल हो सकता है, लेकिन जब हम कार्यफलन का बात करें केवल हम इसमें से उतना ही ऊर्जा लिखेंगे जो जरूरी है उसे निकालने के लिए। जैसे हो सकता है कि हमें यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 10 जूल की ऊर्जा रिक्वायर्ड हो, 10 जूल की ऊर्जा क्या जरूरत हो, और लेकिन ये जो फोटान आ रहे ये 20 जूल वाला ऊर्जा वाला, 20 जूल ऊर्जा वाला हो, तो निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरत कितने का है, केवल 10 ही जूल का है। 10 से कम का दोगे तो नहीं निकलेगा, 10 से ज्यादा का दोगे तो निकल जाएगा, 10 के बराबर दोगे तो भी
अब निकलने के स्टेज पे आ चुका है ना, 10 थोड़ा सा भी जितना ज्यादा किए तब वो जाके निकलेगा। तो यानी कम से कम आपको कितना ऊर्जा देना पड़ा, 10 जूल। तो ये 20 जूल में से ये जो 10 जूल है यही आपका क्या है, कार्यफलन W या फाई। बात समझ आ रहा है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर E न दर्शा के W या किससे दर्शाएंगे, इसे फाई से। तो अब अगर इसकी ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू आप लिखते हो, तो हम यहाँ पर W या अभी हम केवल W लिखे या फाई लिखे आप समझ जाओगे ना, एक ही चीज है। तो आप यहाँ पर फाई बराबर फाई लेके चलते हैं, तो फाई बराबर हम क्या लिखेंगे, h न्यू ना लिख के हम क्या लिख देंगे, न्यू नॉट। क्योंकि जब न्यू बोलेंगे तो पूरी ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर देगा, फिर हमको बस उतना चाहिए जो कम से कम इससे रिक्वायर्ड हो निकलने के लिए। यानी हम यहाँ पर 10 जूल का केवल बात करें। बात समझ में आ रहा है ना। तो फाई इक्वल टू क्या हुआ, h न्यू नॉट। अब यहाँ पर न्यू नॉट क्या है, यहाँ हाँ फाई क्या है, फाई को क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा या कार्य फलन। h क्या है, प्लांक नीयतांक। इसका वैल्यू कितना होता है, जूल सेकेंड ना। और यहां पर न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट न्यूनतम, इसे हम सीधा बोलेंगे क्या, देहली आवृत्ति भी बोलेंगे, देहली आवृत्ति। अब देहली आवृत्ति क्या होता है, पहले आप इसे परिभाषित कर लेते हैं। तो आपका अगला हेडिंग क्या हो जाएगा, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देहली आवृत्ति में आप क्या लिखो, क्योंकि आपको पता है E का फार्मूला क्या होता है, h न्यू। अच्छा इसका एक और फार्मूला होता है ना, Sc अपान, जो फोटान होता है उसकी ऊर्जा को आप दो तरीके से इस तरीके से परिभाषित किए। तो यहां पर अगर हम जब न्यूनतम आवृत्ति का बात करेंगे तो हम E को किससे दर्शाएंगे, W से या फाई से, W से या फाई से। अच्छा ये बताओ, आप यहां से देख सकते हो E न्यू के क्या है, प्रोपोर्शनल है, अनुपाती है। यानी जब E के न्यूनतम होने का बात करेंगे तो यानी हम न्यू के भी न्यूनतम होने का बात करेंगे। यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए आवश्यक होता है, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। तो जब आवृत्ति को डिफाइन करेंगे तो आवृत्ति भी अगर उस समय ऊर्जा न्यूनतम होगी तो उस समय आवृत्ति भी न्यूनतम होगी, और उसी न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। यानी देखो डिफिनीशन सेम वैसे बनेगा, बस यहाँ पर जहां ऊर्जा बोले वहां पर आपको क्या बोलना है, आवृत्ति। यानी वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, वह क्या कहलाता है, कार्यफलन। न बोल के आपको क्या बोलना है, देहली आवृत्ति। क्योंकि ये एक दोनों को अनुपाती है ना, तो जब ऊर्जा न्यूनतम होगा उस समय आवृत्ति भी क्या होगी, न्यूनतम होगी। अच्छा लेकिन अगर लैम्डा का जब बात आएगा तो यह इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी हम इसके न्यूनतम का बात किए और इसके भी न्यूनतम का बात किए, लेकिन फिर इसके अधिकतम होने का बात करेंगे। यानी जब देहली तरंग दैर्ध्य, क्योंकि लैम्डा यहाँ पर क्या है, तरंग दैर्ध्य, तो जब तरंग दैर्ध्य का बात आएगा तो तरंग दैर्ध्य क्या होना पड़ेगा, अधिकतम। यानी वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, इसके लिए तो आपने बोल दिया वह न्यूनतम ऊर्जा, इसके लिए आपने बोल दिया वह न्यूनतम आवृत्ति, लेकिन इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य बोल दोगे। अरे जब इसका बात करोगे तो कार्यफलन बोलोगे या देहली ऊर्जा बोलोगे, जब आवृत्ति का बात करोगे देहली आवृत्ति बोलोगे, और जब इसका बात करोगे देहली तरंग दैर्ध्य। तो देहली आवृत्ति सेम ऐसे आप लिखो, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति। और जब हम यहां पर आवृत्ति, ऊर्जा, तरंगदैर्ध्य ये सब का बात करें तो किसके आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य का बात करेंगे, फोटान के। जो फोटान आके सतह पे गिर रहा है उस फोटान के तरंगदैर्ध्य का बात करें, उस फोटान की आवृत्ति का बात करें और उस फोटान की ऊर्जा का बात करें। समझ में आ रहा है ना। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से, जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाता है, देहली आवृत्ति कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे किससे रिप्रेजेंट करोगे, न्यू नॉट, इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं।
तो जब आपने ऊर्जा का फार्मूला देखा तो E इक्वल टू कितना एच न्यू, और इसी का आपने ऐसे भी लिखा था एच सी अपान लैम्डा। यानी अगर आप यहां से तुलना करो तो एच से कंपेयर करो और न्यू की जगह कितना आया सी अपान लैम्डा। या बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अरे देखो आप दोनों को तुलना करो, एच एच हुआ तो जो न्यू की ही जगह तो सी अपान लैम्डा आया होगा, यानी न्यू बराबर आप क्या लिख सकते हो सी अपान लैम्डा। लेकिन जब न्यू नॉट का बात करेंगे तो फिर किसका बात करेंगे सी अपान लैम्डा नॉट। यानी आप यहां लिख सकते हो क्या न्यू नॉट इक्वल टू सी अपान लैम्डा नॉट। तो जहां न्यू नॉट क्या है देहली आवृत्ति, सी क्या है प्रकाश की चाल, लेकिन कहां निर्वात में ना, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और लैम्डा नॉट कौन सा तरंग दैर्ध्य है देहली तरंग दैर्ध्य। लैम्डा नॉट लिखा है ना, यानी अगला हमारा डिफिनीशन अब लैम्डा नॉट हो जाएगा। देखो इसके फार्मूला में पहले हमने सबसे पहले फाई से स्टार्ट किया, तो फाई के फार्मूला में क्या आया न्यू नॉट आया, तो हम न्यू नॉट को देखें। अब न्यू नॉट के फार्मूला लैम्डा नॉट आएगा तो हम लैम्डा नॉट देखेंगे। तो आप पहले इसके नीचे ये आप लिख चुके हो ना कार्यफलन, अगर आप नहीं लिखे आप ये पूरा कॉपी करो। अब देखो पहले यहां पर ये क्या क्या है इसको लिख लो। यहां न्यू नॉट क्या है देहली आवृत्ति, सी क्या है प्रकाश वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, और वैल्यू आप जानते ही हो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और लैम्डा नॉट क्या है देहली तरंग दैर्ध्य। तो आपका अगला हेडिंग यही हो जाएगा देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इसके लिए क्या बोले अधिकतम या न्यूनतम, अधिकतम ना, तो लिखो वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, क्या कहलाता है देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा नॉट से, इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते, ठीक है। तो ये आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव का परिभाषा हुआ और उससे संबंधित छोटे छोटे देहली ऊर्जा यानी कार्यफलन, देहली तरंग दैर्ध्य और देहली आवृत्ति का परिभाषा। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में जानकारी हम लोग और आगे डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा फोटान के बारे में भी लिख लेते हैं ना। फोटान के बारे में अभी आपको बाद में फिर से और लिखवाएंगे, पहले फोटान के बारे में हमने अभी जो देखा, फोटान क्या है, फोटान क्या है, हाँ एक प्रकार का कण ही है, बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फोटान आपका क्या है, एक प्रकार का कण ही है। कैसा कण है, ऐसा कण है जिससे मिलकर प्रकाश बना हुआ है, यानी प्रकाश इसी प्रकार के कण से मिलकर बना हुआ है। लेकिन फोटान की जो खासियत है, यानी इसके पास ऊर्जा होती है, कितनी ऊर्जा होती है हमें ये देखना है। इसका कुछ मास होता है, इसका विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0। यानी अगर आप विराम द्रव्यमान होने का मतलब क्या है कि अगर फोटान को आप रोक दो, फोटान को आप स्थिर रख दो, उस समय इसका द्रव्यमान कुछ नहीं होगा, 0 होगा। तो ऐसे द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, विराम द्रव्यमान। और जब वो चीज गति करने लगेगा तो उस समय उसका जो द्रव्यमान आ जाएगा उसको क्या बोलते हैं, गतिक द्रव्यमान। तो 2 प्रकार का द्रव्यमान होता है, किसी भी चीज का 2 द्रव्यमान होता है, एक विराम द्रव्यमान और एक गतिक द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान माने जब वो रेस्ट में हो, जब वो रुका हुआ हो, उस केस में उसका जो द्रव्यमान होता है, उस स्थिति में उसका जो द्रव्यमान होता है वो उसका क्या कहलाता है, विराम द्रव्यमान। और जब मोशन में आता है, गति में आ जाता है, तो उस समय उसका जो द्रव्यमान होता है उसको क्या बोलते हैं, गतिक द्रव्यमान। तो जो फोटान है इसका विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0।
तो जब द्रव्यमान ही जीरो है फिर आवेश इस पे कितना होगा, जीरो। जिस चीज के पास द्रव्यमान नहीं होगा उस चीज के पास आवेश कभी नहीं हो सकता है, और जिस चीज के पास द्रव्यमान होगा उसके पास आवेश होगा, वो आवेशित होगा हमेशा। ये भी जरूरी नहीं है, आवेशित हो भी सकता है, आवेशित नहीं भी हो सकता है। तो जो फोटान है इसका गतिज द्रव्यमान जीरो, इसका आवेश जीरो, लेकिन जब मोशन में आ जाता है, यानी जब ये गति में आ जाता है, तो फिर ये, अच्छा फोटान किस चाल से चलता है, प्रकाश के ही चाल चलता है। फोटान किस चाल चलता है, प्रकाश के चाल। और जब ये स्टार्ट करता है चलना, यानी जब ये मोशन में रहता है, गति में रहता है, उस समय इसके पास द्रव्यमान भी आ जाता है, इसके पास ऊर्जा तो हमेशा ही रहता है, और इसके पास संवेग भी आ जाता है। तो जब ये गति करेगा तो इसके पास ऊर्जा कितना होगा, इसका द्रव्यमान कितना होगा, इसका संवेग कितना होगा। आप ये 3 पॉइंट देख लो, और फोटान के बारे में 1-2 लाइन हम लोग पहले कमेंट कर लेते हैं, फिर बाद में डिटेल में फोटान का गुण हम लोग लिखेंगे। आप अगला हेडिंग डालो फोटान। फोटान, फोटान क्या है? फोटान एक ऐसा, हाँ, ऊर्जा का पैकेट है, ऊर्जा का बंडल है, जिसका गतिक द्रव्यमान कितना होता है, 0। गतिक द्रव्यमान कितना, सॉरी, विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0। यानी फोटान एक ऐसा कण है जिसका विराम द्रव्यमान 0 होता है और इसका आवेश भी 0 होता है, लेकिन जो प्रकाश की चाल से चलने की क्षमता रखता है। अरे फोटान किस चाल चलता है, प्रकाश की तो चाल चलता है। तो लिखो, फोटान एक ऐसा कण है जिसका विराम द्रव्यमान, जिसका विराम द्रव्यमान 0 तथा आवेश, या सीधा ऐसे लिख सकते, जिसका विराम द्रव्यमान तथा आवेश, 2 बार 0 0 लिखना अच्छा नहीं है, जिसका विराम द्रव्यमान तथा आवेश 0 होता है, तथा यह प्रकाश के चाल से चलने की, प्रकाश के चाल से चलने की क्षमता रखता है। क्षमता रखता है। और जब यह गति में आता है तो इसके पास, जब यह गति में होता है तो इसमें ऊर्जा, द्रव्यमान तथा संवेग, आवेश तब भी नहीं होगा। जब वो गति में हो जाएगा तो भी उसके पास आवेश नहीं आएगा। याद रखना, फोटान उदासीन, न्यूट्रल है। फोटान के पास ऊर्जा, सॉरी, आवेश चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो। हाँ, जब मोशन में होगा बस द्रव्यमान उसके पास आ जाएगा, द्रव्यमान आने की वजह से संवेग भी आ जाएगा, ऊर्जा तो हमेशा रहता तथा संवेग होता है। चलो, सबसे पहले आप इसमें, इसी फोटान में आप हेडिंग डालो ऊर्जा, यानी देखेंगे इसके पास ऊर्जा कितना होता है। पता ही होगा आपका फार्मूला, आइंस्टीन का इक्वेशन पता है। जब आइंस्टीन का बताता है सबसे पहले ये इक्वेशन आता है, इक्वल टू mc²। और इसकी ऊर्जा को हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन, इक्वल टू hc/λ। ठीक है, इसे आप मान लो दो तरीके से, और इतना ही नहीं, इक्वल टू, और क्योंकि c/λ ही आपका क्या होता है, न्यू, लिखना तो लिख सकते हो, क्योंकि c/λ ही क्या होता है, न्यू। तो यानी इसकी ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, h न्यू। समीकरण देना है तो बोल दो। तो 3 तरीके से आप इसकी ऊर्जा को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब भी इसका हम क्या देखेंगे, गतिक द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान ना, गतिक द्रव्यमान क्यों लिखने, बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये द्रव्यमान तभी आएगा जब ये गति करेगा। अच्छा, क्या इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम तुलना कर दें क्या, पहला इक्वेशन या समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ये भी तो एनर्जी ही है, ये भी तो एनर्जी ही है, यानी mc² ये बराबर क्या हो सकता है, hc/1c से 1c, यानी हमें m चाहिए,
अरे मास, ये कितना हो जाएगा, h/c लैम्डा। कोई दिक्कत, h/c लैम्डा लिख सकते हो ना, ठीक है। उसके नीचे आप लिखो, पहले इतना कॉपी करो फिर इसके आगे और लिखे आगे। अब तीसरा हेडिंग क्या देखना है, आपने ऊर्जा देखा, द्रव्यमान देखा, अब आपको क्या देखना है, संवेग। तो आप इसमें सी हेडिंग डालो, संवेग, सी हेडिंग डालो, संवेग। बनाए, हाँ, बनाए। चलो, आपको संवेग, क्योंकि आपको फार्मूला पता हो ना, P इक्वल टू क्या होता है, mv। लेकिन फोटान तो किस चार्ज से चलता है, प्रकाश के चार्ज चलता है, यानी फोटान के लिए हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू mc। अरे वहां पर जो वेलोसिटी v लेते हो, वेलोसिटी यहाँ पर c लेना पड़ेगा। और अभी आपने देखा मास कितना होता है, क्योंकि m कितना होता है, h/c लैम्डा। ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो आप कुछ मान लो ना, इससे कुछ मानो, समीकरण कितना 3 माने हो, इसे आप कुछ मान लो समीकरण नंबर 4। तो ये आपका समीकरण, इसे 5 मान लो, और ये आपका क्या है, ये समीकरण 4 ही तो है। तो समीकरण कितने से, 4 और 5 से क्या बोल सकते हो, P इक्वल टू m, m की जगह कितना, h/c लैम्डा। और बाकी अभी ये तो आपने केवल m की जगह इतना रखा है ना, h/c लैम्डा m की जगह रखा है, और बाकी बचा क्या है, c। तो c से c कैंसिल हुआ, तो यहां से P बराबर आप क्या लिख सकते हो, h/लैम्डा। तो याद रखना ये चीज। अब 2-3 बात आप याद रखना इसमें मोटा मोटा, क्या कि जो प्रकाश होती है उसकी ऊर्जा को हम किससे दर्शाते हैं, h न्यू या hc/लैम्डा। यहां से तुलना करोगे तो न्यू इक्वल टू c/लैम्डा, ये भी याद रखना। जो उसका ये तो ऊर्जा के लिए याद रखोगे। जब मास की बात आएगी तो मास कितना होगा, h/c लैम्डा। और जब संवेग का बात आएगा, संवेग कितना आ जाएगा, h/लैम्डा। और मजे की बात ये, अभी आपको आगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ना है। डी ब्रॉगली संकल्पना, डी ब्रॉगली नाम है साइंटिस्ट का। तो वहां पर आपको ये फार्मूला हम डिराइव कराएंगे फिर से ना, बस वहां पर आप क्या देखोगे, लैम्डा इक्वल टू h/t। अभी ये लिखना मत, ये लैम्डा इक्वल टू h/t। और देखो ये फार्मूला क्यों, आपको बताए थे ना कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या है। अरे कुछ लोगों ने प्रकाश को, ये आपका जो प्रकाश है उसको तरंग माना, कुछ लोगों ने प्रकाश को कण माना, फिर बाद में प्रकाश को तरंग और कण दोनों प्रकृति का माना गया। तो फिर डी ब्रॉगली ने क्या बोला है कि कोई भी दुनिया में चाहे कण हो, चाहे विकिरण हो, पदार्थ हो, कुछ हो, सब दोनों तरीके के व्यवहार करता है। और उन दोनों के बीच में, क्योंकि आपको बताए थे तरंग नेचर का मतलब, किसी बात का, जब आप किसी भी चीज की आप तरंग प्रकृति का बात करोगे, यानी आप उसकी तरंग दैर्ध्य बता पाओगे, यानी आप उसकी आवृत्ति बता पाओगे। तो जो तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है, तरंग प्रकृति को। जो मास होता है यानी द्रव्यमान, और जो मोमेंटम होता है यानी संवेग, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कण प्रकृति। तो देखो इस फार्मूला में तरंग दैर्ध्य भी है और P यानी मोमेंटम यानी संवेग भी है। तो ये ऐसा फार्मूला है जो तरंग और कण दोनों प्रकृति को क्या करता है, रिलेट करता है। फिलहाल आप संवेग याद रखो, h/, कितना होगा, लैम्डा। कॉपी कर चुके आप यहां तक, जल्दी करो कॉपी। तो आज फिर यहीं तक करते हैं। अब इसके आगे आपको लेनार्ड तथा मिल्टन का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।